बीच में वो नहीं रहे, हम उनकी श्रद्धांजलि सभा के नाते यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग शांति का परिचय दें और आपस में भी उनको मिलाएं। उनकी बहुत सारी भावनाएं हैं, वो अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते होंगे, लेकिन समय की एक मर्यादा है, संगठन का अपना एक निश्चित तरीका है, उसके अनुसार मैं कुछ लोगों को यहाँ मंच पे अपनी भावनाएं साझा करने के लिए बुलाऊंगा और वो अपनी भावनाएं साझा करेंगे और सच्चे मायने में जो उनकी सोच है, जो उनका विचार है, जो संगठन को अगर हम उनकी भावनाओं के अनुरूप अपने जीवन में कुछ भी सुधार कर पाते हैं तो निश्चित तौर पे परमात्मा उनको सदगति देगा और उनकी जो सोच है, उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। इस निमित्त हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं पहले एक संगठन का नाम लूंगा और व्यक्तियों का जो संगठन के प्रमुख हैं और वो यहाँ आएंगे। उनका बहुत सारा समय उनके साथ व्यतीत हुआ है, उनकी कुछ स्मृतियाँ उनके पास है, वो हम सबके बीच में साझा करेंगे और उससे निश्चित तौर से हम सभी लोगों को एक ऊर्जा मिलेगी और एक जो निराशा का हमारे मन में विचार आ रहा है उससे हम आगे बढ़ेंगे। हम तो एक सनातन को मानने वाले लोग हैं, हमें पता है कि आत्मा जो है वो अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं है। हमने पढ़ा है नैनम चिंतन शास्त्राणि नैनम गादि भावका चैनम न सोचती मानता। आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन फिर भी हम मनुष्य हैं और मनुष्य के नाते हमारा जो मोह है वो हमेशा बना रहता है। हम देश के प्रति, समाज के प्रति और व्यक्तियों से हमारा मोह रहता है। उस नाते हम उस चीज को बार बार उससे जो नैराश्य का भाव आता है उससे हम बन नहीं पाते। लेकिन हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हमें उस निराशा से आगे बढ़ के देश के बारे में, समाज के बारे में सोचना है। इस नाते हम सभी लोग पुनः अपने मन को ढाढ़स बढ़ाएंगे और जो हमारे संगठन की सोच है, जो संगठनीय अध्यक्ष आदरणीय राजकरण साहिब जी से निवेदन करता हूँ कि वो यहाँ आए और अपनी स्मृतियाँ साझा करें। आदरणीय राजकरण। भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष के लंबे कालखंड में हमने देखा कि स्वतंत्रता के लिए भारत के नौजवानों ने सर्वाधिक कुर्बानियां दी। इसलिए स्वतंत्र भारत में एक बार छात्र शक्ति को संगठित कर और छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में परिवर्तित करने की यात्रा के स्थापना का नाम ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वो यात्रा 9 जुलाई 1949 से प्रारंभ होती है। जब वो यात्रा प्रारंभ होती है तो उस यात्रा के सम्मुख कई चुनौतियां थी। एक तो शिक्षा के परिसर में कार्य करते हुए छात्र शक्ति को रचनात्मक दिशा कैसे दिया जाए, रचनात्मक नियोजन कैसे किया जाए, छात्र संगठन का दर्शन, जीवन दर्शन क्या हो और छात्र संगठन को शिक्षा परिषद में कार्य करते हैं तो उसकी कार्य पद्धति क्या हो, इन सारे प्रश्नों को गढ़ने का वो कालखंड था। ऐसे समय में संघ की योजना से प्रथम प्रचारक के रूप में श्रद्धेय मदन दास जी देवी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आना होता है। वैसे तो कार्य उन्होंने पहले से प्रारंभ किया था, 1964 में विद्यार्थी परिषद के कार्य से जुड़े और 1966 में पहली बार मुंबई नगर के मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। संघ की योजना से 1968 में कर्णावती अधिवेशन में पश्चिमांचल क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया और 1970 से लेकर के 1992 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में उन्होंने न केवल इस यात्रा को एक रचनात्मक यात्रा बनाया, बल्कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यही कालखंड है 1970 से 92 का, जिसमें न केवल संगठनात्मक विस्तार तेजी से होता है, बल्कि छात्र संगठन का जीवन दर्शन भी समाज के सामने प्रस्तुत होता है। और हम ये कहें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज अपनी यात्रा के 75वें वर्ष में प्रवेश की है, तो उस
उस यात्रा के प्रमुख शिल्पी के रूप में श्रद्धेय मदन दास देवी जी सदैव याद किए जाएंगे। अगर उस समय देखिए जो कार्यकर्ताओं का स्वभाव था, एक अत्यंत ही मेधावी विद्यार्थी के रूप में उनकी पहचान थी। पुणे के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज, उस समय कॉमर्स का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज था बीएमसीसी कॉलेज। बीएमसीसी कॉलेज से बीकॉम एमकॉम करने के पश्चात लॉ की पढ़ाई किया और आईएलएस कॉलेज जो महाराष्ट्र का क्या देश का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है, उस कॉलेज से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और गोल्ड मेडल के साथ उत्तीर्ण किया। कार्यकर्ताओं के प्रति हृदय से हृदय का संवाद स्थापित करने का भाव था, जो कार्यकर्ताओं के नित्य प्रति चिंता का भाव था, वो मदन दास जी देवी को बड़ा विलक्षण और अद्वितीय बनाता है। जब विद्यार्थी परिषद में उनके कार्य के, यद्यपि उस समय जब वो कार्य कर रहे थे तो मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा था, लेकिन जब विद्यार्थी परिषद के दायित्व से मुक्त हुए तो कई बार मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। मैंने देखा कि संघ में कार्य करते हुए जब भी वो आना होता था तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति जो उनका आत्मीय लगाव था, सबका कुशल क्षेम, अभी वो कार्यकर्ता कौन कार्यकर्ता है, कहाँ क्या कार्य कर रहा है, उसके परिवार की स्थिति क्या है, उसके कार्य की दिशा क्या है, उस दिशा में हम सब सहयोगी कैसे हो सकते हैं, ये बहुत अद्भुत भाव था। और उसी भाव के कारण आज लाखों लाखों कार्यकर्ताओं की प्रेरणा के स्रोत के रूप में हम सबके सामने दिखाई देते हैं। एक ऐसा कार्यकर्ता जो पर्दे के पीछे रहते हुए किसी कार्यकर्ता के व्यक्तित्व को कैसे गढ़ा जाए, उसके व्यक्तित्व को कैसे निर्मित किया जाए, उसको कैसे रचनात्मक दिशा दिया जाए, ये उनके व्यक्तित्व की विशिष्टता थी। और उसी विशिष्टता के कारण आज हम सबके बीच, यद्यपि वो भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, लेकिन तात्विक रूप से या चेतना के स्तर पर हम सबका मार्गदर्शन वो सदैव करेंगे। और जो रास्ता या जो पथ उन्होंने हम सबको दिखाया, जिस ध्येय यात्रा के ध्येय यात्री के रूप में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस यात्रा को यशस्वी बनाया, एक बार उससे प्रेरणा लेकर के हम सब इस यात्रा को आगे और दिशा देंगे, शायद हम सब की उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आज इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि। कॉलेज से एमकॉम की परीक्षा 1959 में उत्तीर्ण की। आईएनएस कॉलेज लॉ से एलएलबी में गोल्ड मेडल हासिल किया और इसके बाद सीए की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की। 1970 से 1992 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय संगठन मंत्री रहे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह रहे। इसी क्रम में मैं अब अपने अध्यक्ष विश्व संवाद केंद्र आदरणीय नरेंद्र भदौरिया जी से आग्रह करता हूँ कि वो आए और अपनी स्मृतियाँ संक्षेप में साझा करें। आदरणीय अनिल जी से आग्रह करता हूँ कि वो आए और हम सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें। आदरणीय मैं विद्या भारती के श्री राम जी से आग्रह करता हूँ कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उनका समय रहा है और उनका सानिध्य में वो रहे, वो अपनी स्मृतियाँ साझा करेंगे। आज हम लोग श्रद्धेय मदन दास जी के स्मृति में श्रद्धांजलि के लिए यहाँ एकत्र हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के तौर पर बहुत सारी स्मृतियां हैं। 85 से और हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद में काम किया और आदरणीय मदन दास जी हम सबके मार्गदर्शक ही नहीं रहे, अभिभावक रहे और संगठन की छोटी छोटी चीजें हम सब लोगों ने उनसे सीखा
मैं एक छोटा प्रसंग चर्चा करके बात को पूरी वास्तव में मुझे ध्यान में आता है 1991 का वर्ष था। देश में स्वदेशी का आंदोलन शुरू हुआ था। संगठन में कई कार्यकर्ता मित्र बैठे हुए हैं, राजकुमार जी भी कहीं बैठे हुए हैं और कई मित्र, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े महत्वपूर्ण जगहों पर हैं। वे सब लोग मुझे ध्यान में थे। हम लोग ऋषिकेश के एक प्रशिक्षण पूर्णकालिकों के वर्ग में थे। हम लोग युवा से उछलते कूदते काम करना स्वभाव था। गंगा जी की नहर थी, वहां हम लोग इकट्ठा होकर नहाने गए हुए थे और आदरणीय मदन दास जी आगे आगे, पीछे हम लोगों की युवा सेना बैठे, हम लोग उछल कूद कर रहे थे। मदन दास जी अपने कपड़े धो रहे थे। अचानक हमारे में से आजकल साधक के नाम से जाने जाते हैं राजकुमार जी, उछलते कूदते क्या बात आई, राजकुमार जी ने कहा, मदन दास जी साबुन कौन सा लगा रहे हैं? मदन दास जी अब क्या हो रहा था, सब तो उछल कूद कर रहे थे। मदन दास जी अचानक रुक गए, हमारे में से धोते धोते वो रुक गए। 2-3 मिनट तक बैठे रहे और उसके बाद जैसे कपड़े थे वैसे उन्होंने समेटा और उठकर चले। अब एकदम जैसे अचानक छा गया, क्या हो गया, क्या हो गया, किसने गड़बड़ किया, क्या गड़बड़ हो गया। इतने वरिष्ठ थे, इतना आदर था। अब अधिकांश लोग बिना नहाए हुए लौट आए, कमरे में चले गए। सब लोग परेशान थे, राजकुमार ने कुछ गड़बड़ किया, राजकुमार ने कुछ गड़बड़ बोल दिया। लेकिन दोपहर बाद के सत्र में वो आए और उन्होंने सब कार्यकर्ताओं के बीच में कहा, आज एक छोटे से कार्यकर्ता ने मुझे याद दिलाया, हम जो नेतृत्व करता है, जो कहते हैं वही करते दिखें। सब लोगों का ये भाव था, राजकुमार ने वैसा गड़बड़ कर दिया, राजकुमार ने गड़बड़ कर दिया। उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ नहीं किया। राजकुमार ने बिल्कुल ठीक पूछा, नेतृत्वकर्ता की यह जिम्मेदारी है कि वह जो कुछ बोले वही करता हुआ दिखे। राजकुमार ने एक प्रेरणा दिया है, एक सबक दिया है और इसे मैं सदैव याद रखूंगा, धन्यवाद दूंगा। ऐसे नौजवानों से ही संगठन आगे चलेगा। ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं, लेकिन आज ऐसे प्रतिबद्ध कार्यकर्ता जिनके व्यवहार से पग पग में कार्यकर्ता को प्रेरणा मिलती थी, मार्गदर्शन मिलता था और जिससे हम लोग स्वतः अंदर से आवाज आती थी, ये हमारे आदर्श हैं, इनके बताए रास्ते पर चलना है। ऐसे आदरणीय मदन दास जी को मैं हृदय से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। विद्या भारती के प्रतिनिधि के तौर पर, प्रदेश निरीक्षक के तौर पर मुझे बुलाया गया है। मैं विद्या भारती की ओर से, अवध प्रांत के विद्या भारती की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा हम देश के या समाज के लिए क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा एक जीवन दे सकते हैं और उन्होंने उसी को पकड़ लिया। ऐसे जाने कितने कार्यकर्ता एक छोटे से वाक्य में प्रेरणा के कारण संघ से जुड़े और अपना पूरा जीवन या जितना भी मैक्सिमम समय हो सकता है वो संघ की साधना में लगा दिया। अब मैं अपने बीच में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि भावनाएं साझा करें और पुष्पांजलि। प्रारंभ के दिनों में माननीय मदन दास जी से विभिन्न अवसरों पर मिलना रहता था। कभी अभ्यास वर्ग, कभी अधिवेशन, कभी सेमिनार। वास्तव में उनके सानिध्य से एक विशेष एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत अपने अंदर होता दिखाई देता था। माननीय मदन दास जी कार्यकर्ताओं पर पहली दृष्टि रखते थे। प्रचारक में कठोर अनुशासन और बातचीत में बहुत सहजता, सरलता माननीय मदन दास जी में अनुभव की।
कई बार बैठकों में, कार्यक्रमों में जब उनको लगता था कि कोई कार्यकर्ता सहज नहीं है, तो बहुत व्यक्तिगत बातचीत में माननीय मदन दास जी उससे उसके मन की सारी बातचीत, उसका विकास किस प्रकार से हो, बहुत मैत्रीपूर्ण ढंग से व्यवहार करते थे। अभी कल सोशल मीडिया के अचानक देखते देखते माननीय मदन दास जी का जब चित्र आया तो मुझे लगा कि माननीय मदन दास जी का जन्मदिन भी 9 जुलाई है और विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस भी 9 जुलाई है। शायद जन्मदिन का कोई पोस्ट पड़ी होगी, लेकिन जब पोस्ट को ध्यान से पढ़ा कि माननीय मदन दास जी नहीं रहे तो मन को बहुत आघात हुआ। उनके साथ जितना समय व्यतीत किया, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी यादें मन में आने लगी। हम संगठन पर कुछ चीजें आज पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम कार्य पद्धति की बात करते हैं, प्रामाणिकता, पारदर्शिता, प्रथम पुरुष विचार, कथनी करनी में अंतर और रेड पेंसिल अप्रोच नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें माननीय मदन दास जी के जीवन में साक्षात देखने को मिलती थी। आज हम जैसे भारत माता की सेवा में लगे हुए असंख्य स्वयंसेवक शोक में है। मैं परम परमात्मा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब कार्यकर्ताओं को और परिवारजनों को संबल दे। ओम शांति। जनता पार्टी से ही भारत दीक्षित जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी भावनाएं आए और व्यक्त करें और चित्र के सामने पुष्पार्चन कर श्रद्धांजलि अर्पित करें। मदन दास जी काफी दिन से अस्वस्थ चल रहे थे। संघ परिवार और उनका स्वयं का परिवार और जो भी उनके शुभचिंतक समर्थक थे, सारे लोग उनके सेवा सोचों में लगे हुए थे। लेकिन जो भाग्य में होता है वही होता है। काल जीत गया, हम लोग पराजित हो गए। आज मदन दास जी हम लोगों के बीच में नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है, कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो मरने के बाद जिंदा रहते हैं और जिंदा रहते मर जाते हैं। आज माननीय मदन दास जी हम लोगों के बीच में आज भी हमको ऐसा लग रहा है कि उपस्थित हैं, जो कि उन्होंने मार्गदर्शन दिए हैं। हम लोगों को भी बहुत सौभाग्य मिला है उनके मार्गदर्शन में काम करने का। कई बार ऐसा अवसर आया है जो हम लोगों को मार्गदर्शन माननीय मदन दास जी ने दिया है। अभी मैं चित्रकूट 2 साल पहले गया था, तो वहाँ नाना जी के वहाँ आश्रम में ठहरे हुए थे, हमारी उनकी भेंट भी हुई थी। उस समय भी अस्वस्थ चल रहे थे। उसके बाद भी काफ़ी प्रयास करने के बाद, सेवा के बाद नहीं बचा पाए हम लोग। तो मैं मदन दास जी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि। राष्ट्र धर्म के प्रबंध निदेशक आदरणीय मनोज कांत जी से निवेदन है कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए मंच पर आए और पुष्पार्चन कर श्रद्धांजलि। विद्यार्थी जीवन से आ गया था, क्योंकि मुझे भी विद्यार्थी परिषद में जिला स्तर पर काम करने का अवसर मिला और इस तरह से 1988 में मैंने पहली बार उनका दर्शन किया। 1989 में एक अभ्यास वर्ग हुआ था कानपुर में, यहाँ के राजस्थान भवन में, और उसमें पहली बार उनके साथ रहने का अवसर मिला, जहाँ वे लगातार उपस्थित रहे। तो
उनका जो सादगीपूर्ण जीवन था वो तो पहले ही आकर्षित करता था, और अनौपचारिक पद्धति से जो उनका संवाद था वह बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता था, बहुत ही अनौपचारिक। मैं कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि वे औपचारिक जो कुछ आवश्यक था उतना करने के अतिरिक्त लगातार अनौपचारिक पद्धति से ही संवाद भी करते थे और उसी आधार पर सब कुछ सिखाने की कोशिश करते थे। वे लगातार छोटे छोटे समूहों में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा लेकर के बैठ जाते थे। गीत का अभ्यास भी स्वयं कराते थे जब वे राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे। तो मुझे पहली बार ये लगा कि कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो सब कुछ कर सकता है। गीत का अभ्यास भी अच्छा, मुझे याद है कि पहली बार उन्होंने जिस गीत का अभ्यास कराया था, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, ये उस समय गीत उनके मुंह से मैंने सुना था और उसको बड़ी गहराई से उन्होंने समझाने की कोशिश की इसका स्वर क्या है, उसका लगातार अभ्यास कराया। तो केवल एक प्रवासी के नाते प्रवास तक करना है और बैठक लेकर जाना इतना नहीं था, वो अनौपचारिक पद्धति से लगातार सिखाने की कोशिश करते थे। माननीय मदन दास जी उन ऋषि परंपरा के प्रचारकों में थे जिन्होंने स्वयं भी साइकिल चलाई आकर के देश भर में प्रवास पर जाते थे और इधर अनेक स्थानों पर उनके उदाहरण है। वे साइकिल से चल करके जाते थे, कभी कभी किसी कार्यकर्ता को साइकिल पर बैठा कर ले भी जाते थे कि तुम बैठो मैं चलाता हूँ, ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं। तो अत्यंत परिश्रमी और सहनशील कष्ट सहिष्णु जीवन जीने वाले माननीय मदन दास जी थे। वे कुछ बातों का बहुत ही आग्रह करते थे, जैसे हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारी जो प्रक्रिया है पूरे संघ विचार परिवार में, हम सामूहिक कार्य पद्धति को विकसित करते हैं और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को बनाते हैं। तो ये बार बार सामूहिक निर्णय प्रक्रिया कैसे बने इसको समझाने के लिए जो कहते थे वो था उनका कि कुछ न कुछ मानक होते हैं उसके, उन मानकों की चर्चा बार बार कार्यकर्ताओं में करनी चाहिए। यदि मानक समझ में आ जाए तो स्वतः जो निर्णय प्रक्रिया होती है उसमें सहमतियां उपस्थित हो जाती है और सहमति के आधार पर निर्णय करना सरल हो जाता है। इसका बहुत जोर देते थे कि हम कुछ न कुछ मानक जो होते हैं निर्णय करने के, उन मानकों की चर्चा अधिक से अधिक करें और कार्यकर्ताओं को उन मानकों को समझाएं। इस पर विशेष आग्रह रखता हूँ। एक बात और भी बार बार कहते थे कि जो हमारी कार्य पद्धति है, यदि उस कार्य पद्धति को बड़ी प्रामाणिकता से लागू कर जाए तो उसमें से जिस तरह के कार्यकर्ता हम निर्मित करना चाहते हैं वे निर्मित हो जाएंगे, उसमें कोई भी संदेह करने की बात नहीं रहता। इसलिए उनका बहुत आग्रह रहता था कि हम कार्य पद्धति को अच्छी तरह से लागू करें। कार्य पद्धति में छोटी छोटी बातों की चर्चा करना कई लोगों ने कहा है उसको, इसलिए मैं उस पर विस्तार में नहीं जाऊंगा। एक उनका और भी रहता था कि हम जो काम कर रहे हैं इसमें आनंद आता है या नहीं आता है, तो बार बार पूछते थे कार्यकर्ताओं से। अलग बात करते थे, पूछते थे कि आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक घटना मुझे याद आती है, लखनऊ की है। तो वे संघ के दायित्व में थे, उनका यहाँ प्रवास था, तो हमने तय किया कि कुछ अपने शिक्षक कार्यकर्ताओं के साथ उनको बैठाएं। तो लगभग 2 घंटे का समय उनका मिला। उन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ताओं से ही पूछा कि आप शिक्षक हैं, फिर विद्यार्थी परिषद में काम क्यों करते हैं जो विद्यार्थियों का संगठन है? ये बड़ा विचित्र सा प्रश्न था, क्योंकि हम लोग भी देखते आ रहे थे कि शिक्षक काम करते हैं साथ में, शिक्षक, शिक्षाविद और छात्र एक तीनों काम करते हैं। तो सबने अपने अपने ढंग से उत्तर दिया, लेकिन एक शिक्षक ने उसमें से ऐसा कहा कि मैं तो केवल इसलिए काम करता हूँ मदन दास जी कि मुझे बहुत आनंद आता है इसमें। तो बाद में जब उन्होंने अपनी बात रखी तो कहा कि एक बात जो इसमें महत्वपूर्ण थी कि किसी को आनंद मिलता है काम करने से, इसलिए जो आनंदमय तरीके से काम करेगा वही वास्तविक निर्माण करेगा और जो हमारा उद्देश्य है उसके अनुरूप और दूसरे लोगों को लेकर के जा सकेगा और उसका जीवन वास्तव में फलदायी सिद्ध होगा। और उन्होंने बहुत ही इस पर ठीक से कहा कि सबको ऐसा धीरे धीरे करना चाहिए कि हमको आनंद आए, इसलिए आनंदमय वातावरण उपस्थित रखना सब जगह यह किसी भी जो ध्येय सिद्ध संगठन है उनके लिए आवश्यक है। इस बात को बार बार कहते थे कि आनंदमय वातावरण जरूर बनाइए, जितना बन पाएगा उतना अच्छा होगा। वे लगातार सोचते रहते थे और विचार करके नई नई बातें लाते थे।
कई बार नए सुझाव लेते थे, तो मैं देखता था कि लगातार उनका सारा जीवन कैसे हमारा काम गुणवत्तापूर्ण होगा। जो विद्यार्थी परिषद में बड़ा नाम हुआ है प्राध्यापक यशवंतराव केलकर जी का, तो उनका प्राय वो नाम लेते थे और उनकी चर्चाओं को लाकर के हमारे सामने रखते थे। तो एक विशेष बात पर बड़ा जोर रहता था, कहते थे कि यशवंतराव केलकर जी कहते थे कि जो एक कोई कार्यक्रम है या बैठक है, यह उत्कृष्ट कलाकृति है। तो एक बैठक को हम एक बहुत उत्कृष्ट कलाकृति के रूप में देख सकते हैं क्या, इस पर वो चर्चा करते थे कई। और उसके पीछे सब कुछ था कि जो उसका वैचारिक पक्ष है वो कितनी तैयारी के साथ होना चाहिए, सभी कार्यकर्ताओं को अवसर कैसे मिलना चाहिए उसमें बोलने का, सहभागी होने का, बैठक से पहले क्या क्या तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए, कैसे कार्य का बंटवारा उसमें रहना चाहिए कि जब बैठक हो तो सब अपने अपने दायित्व के अनुसार अपने कार्य विभाजन में जो उनको दायित्व मिला उसके अनुसार अपनी बातें ठीक से प्रामाणिकता से रख सके और बाद में आनंदमय वातावरण के साथ बैठक समाप्त होनी चाहिए। इसका उनका विशेष आग्रह रहता था, उसके लिए बहुत सारे प्रयोग कराते रहते थे। आज बहुत सारे लोगों को वक्तव्य देना है, बहुत सी घटनाएं भी मैं याद आ रही है जो मैं सुना सकता था, लेकिन लगता है कि आज के इस अवसर पर माननीय मदन दास जी नहीं है तो उनकी प्रेरणाएं हमारे साथ हैं, उनके दिए हुए विचार हैं, पद्धति के प्रति उनका आग्रह है, उसको हम जितना अपने जीवन में उतार पाएंगे वही वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। मैं राष्ट्र धर्म प्रकाशन परिवार की ओर से और स्वयं अपनी तरफ से भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। जो विद्यार्थी परिषद का गीत है वो उन्होंने हम लोगों से कहना है, इतना सहज आज भी हो जाता है। आज के अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का मुख्य संदेश प्रार्थना में हुआ है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। माननीय श्री दत्तात्रेय घोष बोले जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्रद्धेय मदन दास देवी जी का देवलोक गमन का समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ। श्रद्धेय मदन दास जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए राष्ट्र एवं समाज की असीम सेवा की है। छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करने वाले श्रद्धेय मदन दास देवी जी छात्र जीवन में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और ईस्वी सन 1970 से लेकर 1992 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी रहे तथा छात्रों एवं कार्यकर्ताओं के अभिभावक तुल्य रहे। श्रद्धेय मदन दास देवी जी का निधन राष्ट्र, समाज एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करे तथा सभी को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दे। योगी आदित्यनाथ। समाज में अपने देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी कमी को कहीं ना कहीं पूरा करने की शक्ति रखते हैं। ऐसे ही अपने अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लंबे समय तक सहसा कारवा रहे आदरणीय भैया जी जोशी जी हमारे बीच में हैं। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि आपको श्रद्धांजलि अर्पित करें। पुष्पार्चन करते हुए हम सभी का स्वर्गीय मदन दास जी को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए सब लोग इस सभागार में उपस्थित हैं। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, आप में से अनेक बंधुओं का उनका बहुत निकट का और व्यक्तिगत परिचय है। आप लोग उनको जानते थे और वो भी आपको जानते थे। इससे बहुत बड़ा वर्ग यहाँ पर है। व्यक्ति जन्म लेता है, उसी समय उसके जाने की तिथि भी तय होती है, हमें पता नहीं रहता इतना। और जन्म के साथ मृत्यु की कल्पना जुड़ी हुई है।
कोई एक अनहोनी घटना तो नहीं है, पर वेदनादायक अवश्य। ऐसे अवसरों पर कई प्रकार की स्मृतियां हमारे अंतःकरण में जागृत होती हैं। मेरा संबंध तो लगभग 30-32 वर्षों का रहा है। किसी भी व्यक्ति के जीवन का आकलन व्यक्ति उसके समाज, उनकी सफलताओं के आधार पर करता है। यश अपयश उसके आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। लेकिन किसी व्यक्ति को समझने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। सफलता विफलता के कई कारण होते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता भी प्रभावित करती है। केवल परिश्रम मात्र से सफलता मिलती है ऐसा नहीं, परंतु परिश्रम भी होते हैं। कुछ अध्ययन के आधार पर व्यक्ति सफलता में आगे बढ़ जाता है, अनुभव के आधार पर बढ़ता है। लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन को समझना, यह सफलता विफलता यश अपयश उसके आधार पर ठीक नहीं होता, तो हम कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन कितना अर्थपूर्ण रहा है। अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए एक साधना करनी पड़ती है। एक प्रकार का अंतःकरण में भाव विकसित होना पड़ता है। अपने ध्येय को निश्चित करना पड़ता है। अपने मार्ग पर चलने के लिए ऊर्जा संग्रहित करनी पड़ती है। ऐसे जीवन अर्थपूर्ण माने जाते हैं। परंतु अर्थपूर्णता के साथ भी एक और कल्पना है कि व्यक्ति का जीवन सार्थक होना चाहिए। जब हम माननीय मदन दास जी का जीवन देखते हैं तो कई सफलताओं के क्षण उनके जीवन में हैं। कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया है। जुझारूपन से अनेक बातों के लिए संघर्ष भी किया है। पर संघर्ष का केंद्र बिंदु यह स्वाभाविक रूप से विचार था, संगठन था, एक ध्येय। और इसलिए इस प्रकार का एक सार्थक जीवन आज हमारे बीच में नहीं रहा। यह हमारे सबके लिए वेदना की बात घटना है। और सार्थक जीवन जीने का मार्ग केवल साधना होता है, तपस्या होती है। सार्थक जीवन जीने के लिए अनुकूलता प्रतिकूलता की आवश्यकता नहीं है। सार्थक जीवन जीने के लिए मन की सिद्धता चाहिए और उसके लिए शरीर को उसी प्रकार से बनाए रखने का संकल्प चाहिए। अपने यहाँ पर कहा गया शरीर माध्यम करो धर्म साधना, ये अगर साधन है उसको ठीक रखने के लिए जो करना है वो करें। और ये इस प्रकार का एक आदर्श जीवन हमारे बीच रहा। हमें उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला, कुछ समझने का, कुछ सीखने का अवसर मिला है।
तो सार्थक जीवन से हमें क्या संदेश मिलते हैं, वो उनके जीवन से मिलते हैं। तो मैं कुछ मापदंड हम समाज जीवन में इसको माना जाता है कि सामाजिक जीवन में व्यक्ति का जीवन अत्यंत शुद्धता से भरा हुआ होना चाहिए। टेमरी जी कहा करते थे कि श्रेष्ठ कार्य करने के लिए साधन भी श्रेष्ठ चाहिए। शुद्ध कार्य शुद्ध भाव से ही होता है। श्रेष्ठ कार्य कनिष्ठ निम्न स्तर के जीवन से संभव नहीं है। और इसलिए साधन का, शरीर रूपी साधन का अपना एक महत्व है और उसको शुद्ध रखना, यह इस साधना पर चलने के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को शुद्ध रखने के लिए अपने आप को प्रयत्न करने पड़ते हैं। ऐसी शुद्धता ही लोगों को प्रभावित करती है। और ये माननीय मदन लाल जी के जीवन में हमने उस शुद्धता को देखा है। कोई स्वार्थ नहीं, कोई किसी के प्रति भेदभाव नहीं, कोई किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं। सामाजिक जीवन में जिन मर्यादाओं का, जिन पथ्यों का पालन करना पड़ता है, उस प्रकार का पथ्य पालन जिन्होंने जीवन भर किया, उस मालिका में मदन लाल जी। अपने यहाँ पर गीत में हम कहते हैं, पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूं। ये उपकरण जितना शुद्ध है उतनी पूजा शुद्ध है। पूजा के उपकरण ये निर्जीव होते हैं, उनको शुद्ध रखने के लिए बाहर से प्रयास होता है, परंतु समाज और देश की साधना में लगे हुए जो उपकरण है शरीर रूपी, वह सजीव होने के कारण शुद्ध रखने का काम उसको ही करना पड़ता है। और यह निरंतर जिनके जीवन में निरंतर चलता रहा, ये साधन शुद्ध रखने का प्रयास, मुझे लगता है कि हम उनकी वाणी से कितने प्रभावित हुए, उनके शैली से कितने प्रभावित हुए, मैं समझता हूँ कि वो बहुत छोटी बातें हैं। हम उनके शुद्ध जीवन से प्रभावित हैं। लेकिन सामाजिक जीवन में शुद्धता के साथ साथ विचारों में स्पष्टता भी आवश्यक है। संभ्रम नहीं है, ढुलमुल नहीं है। जब कभी 1960 में अपनी शिक्षा पूरी करते करते इन्होंने इस मार्ग को चुना होगा, बचपन में कभी संघ की शाखा में गए, छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में रहे, लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद का दायित्व निर्वहन किया, क्रमशः विकसित होते गए। वह विकसन का कारण क्या है? तो अपने इस साधन को किसी प्रकार के भी संभ्रमों के अंदर न रखते हुए एक स्पष्टता के साथ और इसलिए अगर कहा जाए तो मैं गलत नहीं मानूंगा कि बदंती के रूप में हमने एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग व्यक्तित्व को देखा है। नहीं जिन्होंने उनके साथ काम किया वो सबको जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग, प्रवाह के अनुकूल बहना ये स्वभाव है। प्रवाह के कभी कभी प्रतिकूल बहना है, वो वही कर सकता है कि जिसके अंदर की स्पष्टता, वैचारिक स्पष्टता बहुत गहरी। इसलिए वैचारिक स्पष्टता के साथ चलते सामाजिक जीवन में इसके साथ साथ जिस कार्य को मैं करने के लिए निकला हूं, उस कार्य के प्रति भी दृढ़ निष्ठा चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम नहीं करता है। सामाजिक जीवन में काम अगर लंबे समय तक करना है तो वह
अनुकूल प्रतिकूलता में भी करना है। तो जब कार्य के प्रति निष्ठा होगी और कार्य मतलब जिस संगठन के साथ में जुड़ा हूं उस संगठन के प्रति निष्ठा है और संगठन के प्रति मेरा पूर्ण समर्पण। व्यक्ति बहुत रिजर्वेशन के साथ चलते हैं, जहां तक मुझे स्वीकार है तब तक मैं आपके साथ हूं। जिनको लक्ष्य की प्राप्ति करना है वह समय के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाले नहीं होते हैं। और जब संगठन की बात आती है तो संगठन के प्रति उस प्रकार का समर्पण और निष्ठा जो चाहिए वह समझौता करने लायक नहीं। जब तक मेरी बातें स्वीकार है तब तक मैं संगठन के साथ हूं। जब मुझे लगेगा कि मेरी बात स्वीकार नहीं है मैं संगठन से हट जाऊंगा। ऐसे बहुत लोग हम देखते हैं। परंतु माननीय मदन दास जी के जीवन में उस प्रकार की निष्ठा का दर्शन हम सब लोगों ने किया। और कभी मन अस्वस्थ रहा होगा, कभी मन में विचलन आया भी होगा, लेकिन उस विचलन के साथ संघर्ष करते हुए इसी मार्ग पर चलते रहे। ऐसा एक पुरुषार्थी जीवन मदन दास जी का। प्रेरणा का केंद्र इसके कारण होता है, लेकिन एक व्यक्तिगत जीवन भी होता है साथ साथ। मैं समझता हूं कि हम सब लोगों ने अनुभव किया है कि अत्यंत पारदर्शी अंतःकरण है। अंदर एक बाहर एक, ऐसी दोहरी नीति नहीं। जो सबको अच्छा लगता है वो बोलूंगा ऐसा नहीं। जो कहना चाहिए वो कहेंगे, जहां रोकना चाहिए वहां रोकेंगे, जहां टोकना चाहिए वहां टोकेंगे। आगे का शब्द भी कह देना मैं ठीक समझता हूं। जहां ठोकना है वहां ठोकेंगे। ये कौन कर सकता है? मर्यादाओं में अनेक लोगों को उन्होंने इस प्रकार की कठोरता का परिचय भी दिया, पर अंतःकरण की निर्मलता है, उसके कारण उनकी कठोरता भी हमें कष्टदायक नहीं। प्रामाणिक निर्मल अंतःकरण के व्यक्तित्व का सब प्रकार से स्वभाव हमें पीड़ा नहीं देता, हमें जागरूक करता है। इस प्रकार का एक जीवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मदन दास जी के पूर्व के भी जो लोग हैं, इसमें हम सब लोग जानते हैं कि यशवंतराव केलकर जी का एक बड़ा स्थान है। और उन्होंने जिनके जीवन में कुछ बातें संक्रमित की, मैं उसको एक बात को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कि एक व्यक्तियों को समझने की अद्भुत क्षमता संक्रमित की, जो यशवंतराव जी में भी थी, वो मदन दास जी में थी। व्यक्तियों को पढ़ना, कभी कभी हम अपने व्यस्तता में व्यक्तियों के लिए समय नहीं दे पाते तो दुर्घटनाएं होती हैं। हम व्यक्तियों को समझ नहीं पाएंगे तो कमियां रहेंगी। और फिर व्यक्तियों को समझना और उस व्यक्तियों को पढ़ना, अंग्रेजी में कहना है टू रीड द पर्सन, इसमें एक्सपर्टाइज था मदन दास जी। लेकिन उन्होंने अपने व्यक्ति को समझने का आधार उससे भेदभाव को नहीं, उसमें स्थान नहीं है कहीं पर। व्यक्ति अलग अलग क्षमता का, अलग अलग प्रतिभाओं का, अलग अलग प्रकार की गुणवत्ताओं का होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने काम के लिए किस प्रकार से उपयोगी बनाना है, उसमें जो कुशलता उन्होंने प्राप्त की थी वो पूर्व के अनेक लोगों से प्राप्त करते करते उसका परिचय।
कि कोई भी व्यक्ति उनके उपेक्षा का कारण, उसके गुणों के कारण, दुर्गुणों के कारण उन्होंने कभी किसी की उपेक्षा नहीं। समझने के बाद इसका मतलब है वो जो है उसको वैसे के वैसे ही रहने दिया, ऐसा नहीं। व्यक्ति है, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति 100% निर्दोष नहीं। ये जिसको संगठन में समझ में आता है वही व्यक्तियों को जोड़ने में सफल होता है। विद्यार्थी परिषद हो, संघ का काम हो, ये अच्छे व्यक्तियों को काम में लगाने के लिए नहीं है, काम में लगाने वाले व्यक्तियों को अच्छा बनाने का काम, योग्य बनाने का काम। और इसलिए यह मनुष्यों का निर्माण, मनुष्य को परखे बिना, मनुष्य को समझे बिना, उसको देखे बिना ये संभव नहीं। मैं समझता हूँ कि माननीय मदन दास जी के अंदर इस प्रकार की अद्भुत क्षमता रही। इसके कारण अनेक प्रकार के बंधुओं को अपने कार्य के साथ जोड़ने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। रिजेक्शन मेथड होता ये नहीं है। अपने किसी भी संगठन में नकारने की पारेंगे, उसका आधार केवल उस व्यक्ति के मन के अंदर की इच्छाओं को जागरूक करते हुए अपने काम के लिए, बाकी गुण दोषों का निर्मूलन करना इतना कठिन नहीं है। और इसलिए इस प्रकार का समाज का काम, समाज के बीच खड़े होकर करने के लिए निकले हुए समाज के सब प्रकार के संभ्रम लोग, संभ्रमित लोग हैं, कई प्रकार के बाहर के जीवन से प्रदूषित जीवन जीने वाले लोग हैं, उनका ही जीवन शुद्ध करने का प्रयास करते हुए अपने काम में लगाना, इस प्रकार का जिनका स्वभाव और जिनकी गुणवत्ता रही वो मानने को लगता है। इसलिए हम सब लोगों ने अनुभव किया, जीवन में कठोरता रहती है, और उनके जीवन में भी हमने देखी। शरीर की अवस्था ठीक न होते हुए भी बैठकों में आकर बैठने का सामर्थ्य नहीं रहा, फिर भी बैठना, ये स्वयं के प्रति कठोरता का प्रतीक है। इतना आसान नहीं। व्यक्ति अपने शरीर के प्रति इतना मोहित होता है कि शरीर की छोटी मोटी बातों को लेकर भी वो चिंतित तो रहता है। पर मैंने कभी इतने वर्षों में मैं उनके और बीमारी की अवस्था को भी 5-6 वर्षों से देख रहा हूँ, कभी उनके चेहरे पर निराशा, कभी उदासीनता, कभी वेदना भी दिखाई नहीं। अब वेदना छिपाने का कौशल्य था, वेदना नहीं थी मालूम नहीं, पर जहां तक मैं मानता हूँ उस वेदना को उन्होंने पचा लिया। अब इसी प्रकार की अवस्था के साथ मुझे चलना है, ये उन्होंने स्वीकार कर दिया। इतना आसान नहीं। मैं इस दायित्व में रहा, अखिल भारतीय रहा, संघ में सदस्य कार्यवाह रहा और अनेक प्रकार के दायित्व का निर्वहन किया। मैं बना रहा हूँ, नहीं, मैंने स्वीकार कर लिया कि मेरी शरीर की मर्यादा है, इसके बाद इतना ही। यह कठोरता का भी प्रतीक है, प्रखरता का भी प्रतीक है और कर्मठता का भी प्रतीक है। कर्मठ व्यक्ति, प्रखर व्यक्ति, कठोर व्यक्ति ही अपने जीवन को ऐसे ढाल सकता है। एक क्षण होता है कि कठोरता दूसरों के प्रति समाप्त हो जाती है, केवल अपने प्रति सीमित रहती है। फिर व्यक्तियों को प्रभावित करती कठोरता नहीं, व्यक्तियों को प्रभावित करती उनकी प्रखरता है, विचारों की प्रखरता है, जीवन की ओर देखने की प्रखरता है। और उसके बाद हम सबको जीवन का जो प्रभावित करता है वो उनकी कर्मठता। बैठकों में कभी गत 4-5 वर्षों में कभी आते थे, बोल नहीं पाते थे, पर कभी एक आध मुद्दा बोल लेते थे। हमको बड़ा आश्चर्य लगता था कि बैठक में सारी चली हुई चर्चा से सुसंगत 2-4 वाक्य बोले थे। तो ये जो है जागरूक है, सचेत है, क्या चल रहा है उसके बारे में उनके मन में विचार चल रहा है।
और अपनी बात कहना चाहिए। इसके प्रति कोई संकोच न करते हुए मेरी बात कोई सुन पाएंगे कि नहीं, मतलब उनकी आवाज एकदम ठीक सुन पाएंगे कि नहीं, स्पष्टता होगी कि नहीं, उसका विचार न करते हुए इस समय मुझे ये बात बताना है। उन्होंने कभी इस प्रकार की झिझक मन के अंदर नहीं रखी। इस प्रकार का कर्मठ जीवन मदनदास जी के रूप में हमने देखा है। सहजता है, व्यक्ति सहज रहना बड़ा मुश्किल होता है। अपना पद, अपनी गरिमा, अपना पुरानापन, अपना आयु, सब बातें उसको प्रभावित करती है सहज रहने से, परंतु बड़ी सहजता है। कार्यकर्ताओं के सुख दुख में चले जाना है, मुझे बुलाया है नहीं बुलाया है उसका विचार नहीं है। मुझे पता चला कोई बीमार है, मिलने के लिए जाना है, कोई किसी के घर में कोई मांगलिक कार्य है, शुभकामना देने के लिए जाना है, ये तो सहजता है। इसलिए उनका जो भी संगठन में स्थान रहा, उन्होंने उनकी सहजता को कभी प्रभावित होने नहीं दिया। आज तो सामाजिक जीवन में दिखाई देता है कि छोटी मोटी बातों से भी और सहजता हम खो देते हैं। मुझे लगता है कि उनके जीवन से हमें कुछ अगर सीखना है, लेना है, अपने जीवन में उतारना है, तो सामाजिक जीवन में इस प्रकार की सहजता को जीने वाले कार्यकर्ता को जीने वाले लोग और ये सहजता का और प्रभावित तो हम उससे होते हैं। जो संपर्क में आया है वो उनका मित्र बन जाता है, परिचित नहीं बनता। परिचित बनना एक बात है, हाँ मैं जानता हूँ, नहीं नहीं मैं जानता भी हूँ और मैं समझता भी हूँ और मैं उनको अपना भी मानता हूँ। आज हजारों कार्यकर्ता देश भर में हैं कि जिनको मदन जी अपना मानते थे और ये मदन जी को अपना मानते थे, अपना सुख दुख वहां पर प्रकट करते थे। ये कहाँ से ये देश संपदा है, ये जो मदनदास जी के जीवन में इस अपनेपन को हमने बहुत देखा। एक और मैं कभी अनुभव किया कई बार, एक उदार अंतःकरण है। कोई गलत बोलता है, कोई गलत काम करता है, वो कहते थे हम किस लिए हैं? अगर उसके विचारों में कोई गड़बड़ है तो क्या हम केवल देखते देखेंगे? नहीं, हमको ठीक करना हमारी जिम्मेदारी। किसी स्वभाव दोष है तो स्वभाव दोष की टीका टिप्पणी करेंगे, तो ठीक करने का प्रयास करेंगे। माननीय मदनदास जी ने ऐसे कई कार्यकर्ताओं को सही मार्ग पर रखने का प्रयास निरंतर, ये मन की उदारता के बिना संभव नहीं है, अंतःकरण की विशालता का बिना संभव नहीं है। ऐसे विशाल अंतःकरण के व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने मदनदास जी को, लेकिन इसका मतलब है लचीलापन नहीं था, अनावश्यक उदारता भी नहीं थी, चल जाएगा ऐसा भी नहीं था। वो चलने नहीं देते थे, ठीक करने का प्रयास करते थे और सभी प्रकार की बातें अच्छी बढ़ेंगी, इस प्रकार का विचार होता है। व्यक्ति है, फिसलन स्वाभाविक है, फिसलता है। फिसलने के बाद हाथ देने वाले और मलम पट्टी करने वाले बहुत लोग होते हैं। निकट के लोग होते हैं, मित्र होते हैं, परिचित होते हैं। अरे बाप रे, गिर गए आप, मलम पट्टी नहीं, गिरना नहीं चाहिए। बताइए, मैं अगर माननीय मदनदास जी के बारे में अगर मैं कहूँ, फिसलने से पहले बचाने वाले में से एक थे। मालूम है फिसलन है, उसको सजग करना है, सावधान करना है, फिसलने से बचाना है, उसका जीवन ठीक रखना है। यही तो संगठन कुशलता है। संगठन इन्हें क्या पता है? और इसलिए इस प्रकार का हजारों कार्यकर्ताओं को फिसलने के बाद मलम पट्टी करने वाले नहीं, फिसलने से बचाने का काम जिन्होंने किया देश के अंदर अपने इस कार्य में, उसमें मदनदास जी का एक स्थान है।
संघ जीवन में एक बात उसकी बड़ी बात मनुष्य कांड में गई, इस बात को संघ ने और हम सब लोगों ने स्वीकार किया है। जिसके साथ कभी हम समझौता करना नहीं चाहते, जिस दिन हम समझौता करेंगे, आप मान लीजिए कि अपना कार्य नहीं रहेगा, संघ नहीं रहेगा, विद्यार्थी परिषद नहीं रहेगी। जब उसमें सामूहिक निर्णय प्रक्रिया समाप्त होगी तो वह किसी व्यक्ति के समूह का संगठन बनेगा। सामाजिक जीवन में आज सामूहिकता के साथ चलने वाले कार्य, नई नई पीढ़ियों को स्वीकार करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाने वाले लोग निरंतर आवश्यक है, तभी यह लक्ष्य के पूर्ति तक कार्य चलेगा। माननीय मदन दास जी को श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए उनके इस जीवन का दर्शन हम अपने मन में लेते हुए, और मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत रिक्तता हो गई, परंतु मन के धरातल पर हमको ये पीड़ा है कि हमने बहुत अच्छा श्रेष्ठ इस प्रकार का व्यक्ति हमने खोया। उस व्यक्ति का पार्थिव शरीर का दर्शन शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो भी हम सबके अंदर संक्रमित किया है, उस संक्रमित की हुई बातों को बढ़ाना, सुरक्षित रखना, यही हम सबका दायित्व है। मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पण करता हूँ। उनके जीवन की शांति के लिए, सद्गति के लिए लोग प्रार्थना करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये भगवान की जिम्मेदारी है, ऐसे श्रेष्ठ आत्मा को वो सद्गति प्रदान करेंगे ही। हम जैसे लोगों की प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, उन्हें शांति भी मिलेगी और सद्गति भी प्राप्त होगी। पुनः एक बार उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मेरी बात की। मैं अपने क्षेत्र के सह क्षेत्र संचालक आदरणीय राम कुमार वर्मा जी का एक शोक संवेदना में पढ़ रहा हूँ। संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय मदन दास जी की लंबी बीमारी के बाद स्वर्गवासी हो जाने का दुख समाचार आज प्रातः मिला। वे कुशल संगठक, मृदुभाषी एवं मिलनसार स्वभाव के थे। उनके निधन से संगठन की अपूरणीय क्षति हुई है। मैं अपने परिवारजनों तथा क्षेत्र के तमाम स्वयंसेवकों की ओर से उन्हें हार्दिक विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। राम कुमार वर्मा, सह क्षेत्र संचालक, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने विवेकानंद केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र बदरैया जी से आग्रह करता हूँ कि वो संवाद केंद्र निमित्त यहाँ पर एकत्र आए हैं। सभी के मन में एक ऐसे व्यक्तित्व की घनी छाया है जिसने असंख्य कार्यकर्ताओं को जीवन जीने की कला सिखाई। ऐसे कुंज, ऐसे प्रकाश कुंज धरती पर सहज नहीं होते। संगठन की कुशलता ये लक्षण हो रहे हैं। माननीय मदन दास जी कालजयी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने जो कुछ किया, ऐसे गुण कार्यकर्ताओं में पिरोए, निश्चित रूप से उनका स्मरण उनके कर्मों के रूप में हम अनंत काल तक याद रखेंगे। मुझे भी एक दो बैठकों में उनके दर्शन करने और उनके उद्बोधन सुनने का अवसर मिला। कार्यकर्ताओं से जिस प्रकार वो बातचीत करते थे, उससे ऐसे रस पिरोते थे कि व्यक्ति का हृदय प्रभावित हुआ। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे संपूर्ण भारत में भी जिन्होंने पुस्तक पढ़ करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जाना हो।
किसी न किसी प्रचारक के तत्वनिष्ठ जीवन को देखकर, उनके स्पर्श में आकर, उनकी वाणी सुनकर हम सब स्वयंसेवक बने। यह चीज प्रचारकों में किस रूप में आई होगी, ये निश्चित रूप से ईश्वर का वरदान है। अनेक हमारे संगठनकर्ता आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अभी मैं वक्तव्य सुन रहा था अपने माननीय भैया जी का, एक तत्वनिष्ठ विवेचन जो हृदय को बहुत प्रभावित करता है। आज के अवसर पर बहुत से लोगों के मन में ऐसे उद्गार हो गए। मैं माननीय मदन लाल जी को, उनकी आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बारंबार नमन। संगठन मंत्री नारायण सिंह जी से आग्रह करता हूँ कि वो श्रद्धांजलि अर्पित करें और अपने भाव भावनाएं। मदन लाल सिंह देवी जी का निधन की दुखद वेदना से हम सब ग्रसित हैं। हम सब के साथ व्यक्तिगत रूप से बहुत उनके संस्मरण भी है और हम सब की इच्छा भी है कि उन संस्मरणों को आपस में व्यक्त करें, लेकिन समय की मर्यादा है। मदन लाल जी जैसे इस संघ की एक रचना है कि व्यक्ति को संभालने के लिए जो उनका वरिष्ठ कार्यकर्ता होता है, प्रचारक होता है, वो उनको संभालता है। कई बार हम सब कार्यकर्ता जो विद्यार्थी थे या उसके बाद उनके मन में एक भ्रम खड़ा होता था, उसको बड़ी सहजता से उसको समझ जाते थे और उसका समाधान तत्काल कर देते थे। प्रचारक जीवन के बाद कहीं जीवन में फिसलन ना आ जाए, कहाँ ये गलती न कर दूं, इसके लिए पूर्व गलती होने के पहले ही उसको संभालने के लिए प्रेरणा देना। एक बार जब मैं प्रांत प्रचारक बना, उसके बाद मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि कुछ समय के बाद तुम प्रांत प्रचारक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हारा मन कैसा होगा, इसलिए अभी से तुम उसके लिए तैयार हो क्या। ऐसे प्रश्न कर करके और कहाँ गलती हो सकती है उसको संभालते हैं। इसलिए कार्यकर्ता को करना बड़ी बारीकी से 91 में उस समय एक बार जब वो संगठन मंत्री थे विद्यार्थी परिषद में, तो उसमें साधन बहुत नहीं मिलते, तो किसी तरह एक स्कूटर की व्यवस्था की गई। मैं उसमें स्कूटर वहीं चला पाता था, तो इसलिए उनके आगे आके लेकर उनको स्कूटर में बैठा करके प्रवास करता था। एक बार प्रवास करने के बाद कोई पहली बार तुम्हें डांट पड़ी है क्या? डांट तो पड़ती ही रहती है सर। इतने सरल ढंग से मन के क्या जो आक्रोश है या दुख है या क्षोभ है, उसको सरलता से दूर कर देते थे। ऐसे एक श्रेष्ठ करने वाले हम सबके प्रचारक आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणाएं हमारे जीवन को संबल देंगी। हमारे जीवन में जब कभी भी ऐसे फिसलन के क्षण आएंगे, उस समय उनकी जो तेजस्विता है वो हमको एक संबल प्रदान करेगी। मैं भगवान से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा और आप सबकी ओर से भगवान उनको फिर से हमारे बीच में नया जीवन दे करके भेजे और जिससे हम सबको फिर से प्रेरणा देने के लिए शाश्वत रूप में आए, यही मैं प्रभु से अपेक्षा करता हूँ। संजय मदन लाल देवी जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। हम सब असंख्य कार्यकर्ता दुखी हैं उनको याद करके। उनका पूरा जीवन
संघ के उच्च पदों में रहने के बावजूद एक साधारण कार्यकर्ता की तरह व्यतीत हुआ। हम सब कार्यकर्ताओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि कैसे उच्च पद पर रहने के बावजूद साधारण ढंग से जिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात थी कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो मेल मिलाप था, हर कार्यकर्ता की मन की बात को जान लेना, उसको सहजता से स्वीकार करना और उसमें किसी न किसी प्रकार की अनुकूलता बना लेना, जिससे कार्यकर्ता और जिम्मेदारी का एहसास करते हुए पूरी तन्मयता के साथ कार्य करते रहे। उनके व्यक्तित्व को परिभाषित करना शब्दों में बहुत मुश्किल है। ऐसे अवसर पर हम प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम सब आज ये सब प्रेरणा लेते हैं कि जिस ढंग से साधारण जीवन श्रद्धेय मदन दास देवी जी ने जिया, हम सबको भी अपने आचरण में उस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जो समर्थक अनुयायी हैं उनको इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। यतीन्द्रनाथ गिरी जी हैं, आप वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री पंच दशानम पूजा पूना जूना अखाड़ा, आप विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रचारक भी हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि वो श्रद्धांजलि अर्पित करें और अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए मंच करें। संघ में उस समय प्रचारक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर प्रचारक, 2 वर्ष आसाम में मैं जब प्रचारक था तो मेरी प्रथम भेंट गुवाहाटी में सन 86 में हुई थी। 80 से 94 तक प्रचारक रहने के बाद फिर संन्यास स्कीम में गए। बाद में हरिद्वार में मेरी भेंट हुई और दिल्ली में एक बार हुई। हरिद्वार में जब भेंट हुई तब सह सरकार थे आदरणीय मदन दास जी और राजनीतिक समायोजन भी देख रहे थे। सुबह चाय पर मिलने गए तो मदन दास जी, सामान्यतः प्रचारक लोग जो सिली हुई कपड़े की बनियान होती है पहने बैठे थे और कुर्ते में सुई धागे से अपना बटन लगाते हैं। मदन दास जी की उस बटन लगाने को देखकर मेरे मुख से निकला कि संघ और संघ के प्रचारक नहीं बदले, जैसे हैं वैसे ही। आदरणीय भैया जी आदरणीय मदन दास जी को निमित्त बनाकर जो आदर्श की बात कर रहे थे, श्रेष्ठता की बात कर रहे थे, उच्चता की बात कर रहे थे, समर्पण की बात कर रहे थे, तो केवल मदन दास जी नहीं, मैं तो संघ के जिस प्रचारक को देखता हूँ, जिस कार्यकर्ता को देखता हूँ, वो सारे के सारे गुण उन सभी स्वयंसेवकों में, सभी कार्यकर्ताओं में और प्रचारकों में तो कहना ही क्या। हम लोग तो सीधे सीधे संघ के प्रचारक रहे। मदन दास जी प्रारंभ में विद्यार्थी परिषद में रहे, जो संघ के विविध क्षेत्रों में रहकर प्रचारक काम करता है। अभी तो बहुत अनुकूलता है, लेकिन उस समय संघ के प्रचारकों को तो दिक्कत होती थी। कई बार भोजन की दिक्कत होती थी, जलपान की दिक्कत होती थी।
लेकिन जो विविध क्षेत्र में रहने वाले कार्यकर्ता थे, प्रचारक थे, संघ को फिर भी बहुत कुछ आसान था, सीधे सीधे संघ के प्रचारक। लेकिन विविध क्षेत्र में रहने वाला प्रचारक, उसको कितनी दिक्कत होती होगी। संघ के प्रचारक के लिए तमाम संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक आ जाते थे, उसके भोजन की व्यवस्था के लिए आ जाते थे, लेकिन विविध क्षेत्रों में रहकर ये सारी व्यवस्था स्वयं बनानी पड़ती थी। विद्यार्थी परिषद देश के अंदर एक बार NSCY का जो कांग्रेस का है, शायद नागपुर में, ये मैं याद कर रहा था कहाँ हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, बहुत बड़ा अधिवेशन उन्होंने किया। उस समय खूब मीडिया में आया कि कितना उपद्रव उन्होंने किया। जहां पर था वहां के मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया, दुकानदारों ने दुकानें बंद की। जब वापस घर को लौट गए थे तो रेलवे स्टेशन पर जो वेंडर थे, सामान बेचने वाले थे, उनको लूट लिया उन छात्रों ने, और जो गई हुई उनमें छात्राएं थी उनके साथ बदतमीजियां हुई। उसके ठीक कुछ आगे पीछे विद्यार्थी परिषद का भी एक अधिवेशन हुआ था। वो जहां हुआ अधिवेशन के बाद में वहां झाड़ू तक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इतने अनुशासनपूर्ण ढंग से वो विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन हुआ, देश में उसकी चर्चा। तो ये जो विद्यार्थियों के अंदर संस्कार है, क्योंकि विद्यार्थी हम लोग भी रहे हैं, उस समय कितना अल्लड़पन जीवन होता है, उसको अनुशासन में बांधना, उसको राष्ट्रवाद में ले जाना, ये बहुत बड़ी बात है। जिसको उन्होंने किया, उन्होंने जो संस्कार दिए, उसी के कारण आज विद्यार्थी परिषद की एक बहुत बड़ी टीम है जो देश का नेतृत्व कर रही है। और मैं तो कहता हूँ कि एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि कोई बड़ा चट्टान था, बड़ा पत्थर है, उसको तोड़ने के लिए हथौड़ा लगा है, 1 लगा, 2 लगे, 10 लगे, 20 लगे, 25 लगे, तोड़ने के लिए 25 में पे टूट गया। तो ये मत मानिए कि 25वां ही कामयाब था, 24 बेकार। वो अगर 24 ना लगते तो ये ना टूटता। आज आप जो देख रहे होंगे, न जाने कितने मदनदास देवी थे, हजारों की हजारों संख्या में एक एक प्रचार, एक एक कार्यकर्ता, कैसा दुर्लभ, हम कल्पना नहीं कर सकते कैसे कैसे जीवन को जीकर संघ को खड़ा किया है, इस स्थिति को खड़ा किया है। उनका स्मरण बहुत आवश्यक है कि ये ऐसे ही नहीं आया है, 5-5 पीढ़ियों के बलिदान के बाद ये अवस्था है। मैं अंत में एक ही बात कहता हूँ, इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी। जो संघ को नहीं भी जानते थे वो भी कि हाँ, हमारे पिताजी संघ के अध्यक्ष रहे, प्रेसिडेंट रहे। उस समय बाड़ा साहब, आदरणीय बाड़ा साहब देवरस जी ने कहा था कि देखो, शरीर पर जब सूजन आ जाए और शरीर मोटा दिखाई देने लगे तो ये मत मानना कि हम तंदुरुस्त हो गए, ये मानना कि ये बीमारी है और इस बीमारी में और अधिक संभल कर काम करने की जरूरत है। तो आज भी संघ को अपनी भूमिका वैसी ही करनी है जिस प्रकार का हमको आदरणीय मदनदास जी प्रेरणा दे गए हैं, आदरणीय भैया जी ने हमको उद्बोधन दिया है। मैं प्रणाम करता हूँ इस हुतात्मा को और अपनी श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख आदरणीय स्वतंत्र रंजन जी हमारे बीच में हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि वो श्रद्धांजलि अर्पित करें और अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए मंच करें। आदरणीय स्वतंत्र, मैं अपने कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं से को निमंत्रित करूंगा कि वो आए और श्रद्धांजलि अर्पित करें। आदरणीय सुनील खरे जी, सह प्रांत संचालक हैं।
आदरणीय दिनेश शर्मा जी, पूर्व डिप्टी सीएम, आदरणीय सुभाष संजीव, सूचना आयुक्त, आदरणीय मदन लाल भट्ट जी, NMO, और आदरणीय BK सिंह जी, अधिवक्ता परिषद, श्रीमान रविंद्र गंगवार जी, प्रांत अध्यक्ष सेवा भारती, श्रीमान कन्हैया जी, प्रांत अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। विश्वास नहीं होता है, अस्वस्थ तो चल रहे थे, परंतु आज इतनी जल्दी श्रद्धांजलि देनी पड़ जाएगी ऐसा विश्वास नहीं। छोटा सा एक अनुभव उनके साथ शेयर करना चाहूँगा सब लोगों के साथ कि वो अपने छोटे से कार्यकर्ता का कितना ध्यान रखते थे। वर्ष 1980-81 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भोपाल में अध्यक्ष का दायित्व मैं देख रहा था। काम बड़ा, सक्रियता बड़ी। वहाँ की LIU ने IG पुलिस को एक सूचना दी। IG पुलिस उस समय कुकरेजा साहब हुआ करते थे कि ये वाला इंजीनियरिंग कॉलेज का जो खड़ा हो रहा है, विद्यार्थी परिषद का कार्य खड़ा कर रहा है, रविंद्र गंगवार नाम का, कुछ समुदाय विशेष के गुंडा तत्वों ने इसको अपहरण करने की, हत्या करने का सुनियोजित षड्यंत्र बनाया हुआ है। मुझे नहीं थी सूचना इस बात की, परंतु उस समय मैंने देखा कि मैं एक छोटा सा कार्य करता था। आदरणीय मदन ने लोगों को निर्देश दिए और उस समय की जो मैंने महसूस किया कि एक छोटे से कार्यकर्ता को किस प्रकार से ध्यान रखते थे, जानते थे, और जिस संकट से मैं निकल के आया वो आज भी आंखों में आंसू न देता है। आदरणीय मदन लाल जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। श्रीमान राम चेला जी, संगठन मंत्री किसान संघ, श्रीमती डॉक्टर सुचिता जी, महिला समन्वय, श्रीमान गिरीश जी, संस्था घाटी, श्रीमान घनश्याम शाही, विद्यार्थी परिषद क्षेत्र संगठन मंत्री, दुर्गा मानस शक्ति, श्रीमान श्रवण जी, मंत्री उत्तर प्रदेश, विंध्यवासिनी जी, पूर्व MLC, मनीष गुप्ता जी, नीरज बोरा जी, विधायक भारतीय जनता पार्टी, ओमपाल जी, शैक्षिक महासंघ, आदरणीय ओमपाल जी, यशोधरा जी, सेविका समिति, मंत्र करेंगे, बैठे रहेंगे।